महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ उपस्थित समाज, जिसके लिए शायद समंदर भी कहूं तो शब्द कम पड़ जाएगा, क्योंकि समाज एक समंदर के समान है जिसके अंदर पता नहीं क्या क्या हीरे मोती सारे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे बुजुर्गगण, पंच पटेल, युवा साथी, आप लोगों ने इस अवसर पर जो प्यार और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं अब आभार व्यक्त करूं तो शायद आभार भी कम पड़ जाएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरीके का भी मुझे प्यार समाज से मिलेगा, लेकिन मेरे जीवन में मात्र एक ही लक्ष्य था और रहेगा, और वो है संघर्ष। और अब तो आप दिन में 1000 बार कह रहे हो संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब है कि मेरा संघर्ष तो बढ़ता ही जा रहा है। अब आपको एक सत्य कहानी बता देता हूं मेरे संघर्ष की, कि मेरा संघर्ष कैसे, कब और कब शुरू हुआ। मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे परिवार वाले, मेरी माँ, मेरी बड़ी बहनें बात करती हैं कि जब मैं पैदा हुआ माँ की कोख से, तो कहते हैं कि 2 तरीके से जन्म होता है, एक तो सिर के पहले या पैरों से। तो मेरा जन्म पैरों की तरफ से हुआ। तो हुआ कोई बात नहीं। पहले 2 बहनें थी बड़ी, तो परिवार को खुशी हुई कि बेटा हुआ है, लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि मरा हुआ पैदा हुआ। मैं मरा हुआ पैदा हुआ। 1 घंटे 1.5 घंटे तक जो भी ऊपर थे उन सब ने प्रयास किया, लेकिन जो अपनी भाषा में कहते हैं ना बाढ़ हाथ, वो नहीं आया। तो मुझे मरा समझ करके घर के ही पहाड़ के अंदर खड्डा खोद दिया गया और तैयारी कर दी कि अब कपड़े में लपेट के दफना देते हैं। एक बहुत ही सत्य कहानी कह रहा हूं आपको। मुझे पूरी तरह से कपड़े में लपेट करके उस खड्डे में दफन करने की तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि 1-1.5 घंटे तक जब सांस नहीं आई या बाढ़ हाथ नहीं हुआ तो फिर यही था तरीका, और क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो लेकर जाने लगे ना खड्डे की तरफ, तो बीच में ही वो प्याऊ प्याऊ शुरू हो गया। अब आप मेरे संघर्ष को शायद समझ गए हो, है ना? मेरा संघर्ष तो वहां से शुरू हुआ था। मेरा संघर्ष ही जन्म के साथ ही संघर्ष शुरू हुआ, और इसी को लेकर के मुझे लग रहा है कि आज तक मैं संघर्ष में रहा, और अब समाज का आदेश है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक ही नाम, एक ही नाम, ताराराम मैना, ताराराम मैना, ताराराम मैना। संघर्ष जीवन में किया है और कर रहे हैं, जारी है। मगर एक कमिटमेंट आपसे जरूर करना चाहूंगा कि अगर अवसर मिला और जिंदगी रही और समाज ने ठीक इसी तरीके से साथ दिया, तो आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष से बचा लूंगा। उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने जिस तरीके की एकता इस समय दिखाई है, शायद पूरी दुनिया के साथ। मुझे कुछ लोगों ने कहा ऐसा कि आपने तो 8वां अजूबा कर दिया। 7 अजूबे तो देखे थे, 8वें अजूबे का इंतजार था लोगों को, आपने तो 8वां अजूबा कर दिया। 3 जिलों के जिलों को एक कर दिया। 3 जिलों के, 3 गांवों के एक नहीं हो सकते। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ
कि मेरा संघर्ष सफल हुआ, मेरा संघर्ष सफल हुआ। और अगर ये सफलता हम लोगों ने भविष्य में कायम रखी तो निश्चित तौर पे कहता हूं कि आपसे प्रेरणा लेंगे दूसरी जातियों के लोग भी। आज इस देश के अंदर लोकतंत्र के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या तो उन्होंने उसी समय कर दी थी जिस समय नेहरू ने 60% अकेले ब्राह्मणों को टिकट दिए और 56% ब्राह्मण जीत करके आए थे। उसी दिन लोकतंत्र की हत्या तो हो चुकी थी। लेकिन हमारे लोगों को ये नहीं बताया गया, हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं कराई गई, हमारे लोगों को अंधेरे में रखा, अंधकार में रखा, इन चीजों का ज्ञान उनको नहीं होने दिया। हमारे जीवन में ये थे। अभी सीआई साहब दादाराम जी, एक बार ट्रेन में हम सफर कर रहे थे, मैं दिल्ली जा रहा था और इनके साथ में और भी कुछ साथी थे 10-12, वो एग्जाम के लिए जा रहे थे, प्रमोशन का एग्जाम सीआई बड़ा सब इंस्पेक्टर थे। तो ट्रेन में वो बातें कर रहे थे, मैं बैठा था, मुझे पूरी तरह से जानते नहीं थे। तो जब बैठे थे तो आपस में बातें कर रहे थे। क्या एक प्रश्न आएगा, सवाल आएगा कि भारतीय संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना क्या है। तो आपस में ये बातें कर रहे थे और कोई कह रहा था हम भारत के लोग, फिर थोड़ा आगे जाके कोई अटक रहा था, कोई किसी पूरा तो किसी को याद नहीं रहता, हमें भी याद नहीं अभी। लेकिन जब ये बात हो रही थी तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने अपना बैग खोला, बैग खोल के संविधान निकाला, संविधान निकाल करके दिया। मैंने कहा सर मैं आपको जानता हूं, आपके भाई जीवाराम जी मेरे साथ में पढ़े हैं, हम हॉस्टल में साथ में रहे हैं, मैं आपको जानता हूं, तो आप ये संविधान है और इसकी प्रीएम्बल को आप चाहे तो लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं या फोटो खींच सकते हैं। तो इनके साथ में जितने भी वो थे ना सब इंस्पेक्टर जो प्रमोशन के लिए एग्जाम देने जा रहे थे, वो सारे हैरान हो गए, क्या तुम्हारे पास संविधान कहां से आ गया। मैंने कहा भैया मेरा जीवन ही संविधान को समर्पित है, मैंने अपना जीवन ही संविधान को समर्पित किया हुआ है। संविधान है तभी तो मैं हूं, अगर संविधान नहीं है तो मैं हूं ही नहीं कुछ। मैं भी कहीं न कहीं गुलामी कर रहा होता, कहीं न कहीं बेकार निकाल रहा होता, कहीं न कहीं पहाड़ों में पत्थर तोड़ रहा होता। संविधान की वजह से मुझे मिला ये। तो ये जो संवैधानिक जानकारी है ये हम लोगों को नहीं होने दी। संविधान की जानकारी कराने के प्रयास हमने किए और करते रहे। इस बार जो 4 महीने हमने अभियान चलाया मताधिकार जागरूकता का, बहुत जल्दी सफलता मिली हमें। पहले वाले में कम मिली, इस बार हमें बहुत जल्दी सफलता मिली। और जहां जहां गए और जो जो लोग हमारे संपर्क में आए, वे लोग अपने वोट के प्रति जागृत हो गए कि ये वोट कोई दान में देने की चीज नहीं है, ये वोट कोई बेचने की चीज नहीं है, ये वोट किसी डोडा अफीम या नशे के बदले देने वाली चीज नहीं है, ये वोट 4 दिन के फेस्टिवल में गाड़ियों में घूमने, 4 दिन ऐश करने के बदले देने वाली नहीं है। ये वोट जो है ये हमारी आने, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट और बेटी का सौदा नहीं होता। हम बेटी का सौदा करते हैं, हम बेटी का जो रिश्ता करते हैं, उसका संबंध करते हैं, तो करीबन 50 जगह पूछते हैं, कई सवाल कई जानकारियां लेते हैं, क्या खानदान है, कैसा है, ननियाल कहाँ है, विनायत कहाँ है, रिश्तेदारी कहाँ है। एक बेटी के रिश्ते के लिए हम लोग इतनी पूछताछ करते हैं और तहकीकात करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का जीवन सुखी रहे, चाहे उसका गलत रिश्ता ना हो जाए और दुखी ना हो जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि अगर भूल से आपकी बेटी का रिश्ता अगर गलत हो गया
तो एक बेटी का ही भविष्य बर्बाद होगा, एक का ही भविष्य बर्बाद होगा। लेकिन अगर तुम्हारा वोट गलत जगह चला गया तो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। एक नहीं, ये बात हमने समझाई, लोगों के समझ में आई। हमने लोगों को कहा 75 साल से ये हीरे जो है तुम गोफन में डाल डाल के फेंक देंगे। अब तुम्हें अवसर है कि ये आखिरी हीरा अगर बचा लोगे तो शायद तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। इस बात को लेकर के कारवां चला, लोग जागृत हुए और फिर धीरे 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 मामला बना कि भाई इलेक्शन भी है, लेकिन लोकसभा का चुनाव कोई साधारण सी बात नहीं होती। हमने जब समाज के आदेश का पालन करते हुए जब फैसला किया कि हम फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद हमारे लोगों ने, हकीकत बता रहा हूं कि हमारे लोगों ने छुपना शुरू कर दिया। तो फिर हम किसको मुंह दिखाएंगे? अब मैं हर दिल के अंदर की शंका तो निकाल नहीं सकता था, इसलिए मैंने बेसब्री से इंतजार किया और 8 तारीख को 3 बजे जब सिंबल हमें मिल गया, उसके बाद में मैंने ऐलान किया कि न झुका था न झुकूंगा, न बिका था न बिकूंगा। बिक जाएगी मेरी प्रॉपर्टी, बिक जाएगी मेरे तन के कपड़े, लेकिन मेरा जमीर कभी नहीं बेचूंगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अरे हमारा नेता कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। जब 8 तारीख को 3 बजे लोग इंतजार कर रहे थे और बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बिकना तो तय है मगर बिकेगा किधर, क्योंकि खरीदारों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी और खरीदार 2:55 तक कीमत लगाते रहे। 12-1 बजे तो थानेदार साहब साथ में ही थे और फोन आता है कि ताराराम जी से टाइम लो, हमें मिलना है। मैंने कहा मिलना कोई, आप मेरे दुश्मन तो हो नहीं, लोकसभा में सबका अधिकार है, तुम भी चुनाव लड़ रहे हो, मैं भी चुनाव लड़ रहा, कल हम साथ बैठेंगे, साथ ही हैं, आज भी साथ है, कोई अलग थोड़े ना। चुनाव तो जनता लड़ रही, जनता अपना फैसला करेगी किसके पक्ष में करना। लेकिन 2:45 बजे, 3 बजने से 10 मिनट पहले एक फोन आता है और वो कहते हैं कि आपकी मांग क्या है। वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी मांग क्या है, मांग बताओ। मैंने कहा मेरी एक छोटी सी मांग है, अगर आप कबूल करते हो। बोला बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैंने कहा अपने कैंडिडेट से कह दो मेरे समर्थन में फॉर्म वापस दो। फोन ऐसे कटा जैसे लगा ही नहीं। अरे भैया खरीदार और बिकना चाहते थे तो कि सांगाराम जी के पोस्टर लगे हुए थे। हमने तो ये पोस्टर ही अब बनाए, वो भी किसी ने सजा दे दिया थोड़ा बहुत, तब हमारे पास तो है ही नहीं कुछ छपाने। उनके पोस्टर देखता था और वो टिकट की लाइन में थे। अरे भाई ये बाद में कर ले, अरे भाई रुक जाओ। ठीक भील समाज के अंदर एक सोच पैदा हुई या फिर SC/ST में सोच पैदा हुई और उन्होंने सोचा कि कोई काबिल व्यक्ति को खड़ा किया जाए और मैं धन्यवाद दूंगा समाज का कि मुझे इस काबिल समझा। लेकिन मुझसे भी ज्यादा काबिल तो सांगाराम जी थे जो DGP से रिटायर हुए और उन्होंने OBC के नेतृत्व की 75 साल में पहली बार मांग की किसी राजनीतिक पार्टी से और कहा कि हमें टिकट दो, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दिया। कारण क्या था कि नहीं दिया? क्या काबिलियत नहीं थी?
क्या उनकी डिमांड नहीं थी? क्या लोकतंत्र के अंदर टिकट वाली लिस्ट जो है उसमें उन जाति का नाम नहीं आता है? क्या लोकतंत्र में किसी सुतार को खड़ा होने का अधिकार नहीं है? लेकिन उन्होंने क्या किया? टिकट नहीं दिया। तब मैंने उनके पास संदेश भेजा और मैंने कहा, पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया हुआ तो क्या हुआ है, मैं आपको समाज से टिकट दिलाता हूं, आप खड़े हो जाओ, आप समाज से टिकट लेकर खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए रात और दिन कैंपिंग करूंगा। मैं हर जाति हर कौम में जाकर के आपके लिए करूंगा। लेकिन शायद मेरे कुछ बुजुर्ग साथी या फिर सीनियर साथी का इतना जिगरा नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना अपने आप में एक सुसाइड करने जैसा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, या फिर पार्टी के प्रति वफादारी रही होगी, मैं उसको नहीं सीरियसली लेता। लेकिन मैं सीरियसली इस बात को ले रहा हूं कि क्या सुधार को टिकट नहीं मिलना चाहिए था? क्या मिलना चाहिए। क्या किसी लोहार को, दर्जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए? हाँ, हमें तो ये कैसा कहा जा सकता है कि भाई तुम SC ST वालों के लिए रिजर्व सीटें हमने ऑलरेडी कर ली है, इसलिए तुम्हें टिकट नहीं देते। और अगर ये भी शर्त है तो रूपाराम जी को टिकट क्यों देते? वहां सामान्य से टिकट क्यों देते? बात ऐसा नहीं है। बात ये है कि अगर सांगाराम को टिकट दे दिया गया होता तो अगले 5 साल बाद कोई नाई का बेटा टिकट मांगता, उसके अगले 5 साल के बाद कोई दर्जी का बेटा टिकट मांगता, फिर लोकतंत्र में मामला बढ़ता, फिर 5 साल बाद में कोई लोहार का बेटा भी टिकट मांगता। और ये पार्टियां किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि इन लोगों में से कोई सांसद बने, इन लोगों में कोई नेतृत्व निर्माण हो। इन लोगों को तो हमेशा वहीं रहना चाहिए जहां पर है। मैं चाहता था कि मूल OBC में से कोई बंदा खड़ा हो और हम SC ST के लोग उसको सपोर्ट करें। नेक्स्ट टाइम में वो हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन जब कोई तैयार नहीं हुआ तो समाज ने आदेश दिया कि आप ही खड़े हो जाओ। मैं आप लोगों के माध्यम से इस संदेश उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर हमें अवसर मिला और हम इस बार सांसद बन के पार्लियामेंट में गए तो निश्चित तौर पे कहता हूं कि वहां तो बदलाव होगा ही होगा, यहां धरातल पे भी बदलाव करूंगा। और अगले चुनाव 2029 के अंदर किसी मूल OBC के लोहार, दर्जी, सुतार, नाई या फिर किसी दर्जी को सांसद बनाऊंगा। ये और एक बात अगर आप कह देंगे कैसे संभव होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में असंभव कुछ है ही नहीं। असंभव तो तब होता है जब आदमी की नीयत नहीं होती, जब आदमी हताश हो जाता है, जब आदमी निराश हो जाता है, जब आदमी के अंदर नेगेटिव सोच पैदा हो जाती है तो असंभव होता है, वरना संभव क्या नहीं होता। अगर कोई नहीं गया है तो जरा पहाड़ों की खानों में जाकर के देख लो, संभव हुआ कि नहीं हुआ? अरे उन पहाड़ों से पूछ लो जाके जिनके अंदर पता नहीं हजारों सैकड़ों फुट के खड्डे कर दिए। क्या संभव नहीं है दुनिया में? क्या नहीं संभव है ये बताइए? करने वाले लोग होने चाहिए। हम ये परंपरा बदलना चाहते हैं, इस लोकतंत्र के अंदर के राजतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पहले राजा रानी के पेट से वो पैदा होता था, अब संविधान के बाद मैत्रानी के पेट से भी राजा पैदा होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर पीछे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इससे आगे हर कौम के अंदर MLA MP हम पैदा करेंगे, हम बनाएंगे।
क्योंकि वो वोट से बनता है, किसी और चीज से नहीं बनता। और वोट हमारे पास, वोटों की ताकत हमारे पास है। अगर आज वो हमारे भाई हिम्मत करके हमारे साथ में आते हैं, तो अगर 5 साल बाद में मैं आपके सामने आकर कहूं कि मुझे फिर एमपी बनाओ, तो आप मुझे जूते मार देना। एक आदमी को 5 साल के लिए अवसर मिलता है, 5 साल में रहे, उसके बाद में फिर बदला जाता है। आपको लोकतंत्र की बात बताता हूं। जो लोकतंत्र दुनिया में है, अमेरिका के अंदर है, वहां पर राष्ट्रपति 8 साल से ज्यादा नहीं रहता। दुनिया का सबसे बड़ा देश 8 साल से, 1 मिनट रुक जाओ क्या भाई, 8 साल से ज्यादा यानी 2 टर्म से ज्यादा अगर ईमानदार है तो दोबारा उसको अवसर मिलता है। अगर वो जीत जाता है तो ठीक है, हार जाता है ठीक है, लेकिन तीसरी बार वो खड़ा भी नहीं हो सकता। ये अमेरिका का लोकतंत्र कहता है, राष्ट्रपति तीसरी बार खड़ा नहीं हो सकता। बराक ओबामा का नाम सुना होगा, आज उसका पूरा परिवार नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है पूरा परिवार, राष्ट्रपति रहने के बावजूद। यहाँ तो भूल से एक बार सरपंच बन जाए ना, उसके बाद तो फिर एमएलए एमपी की तो बात ही अलग है। लोकतंत्र में ये होता है कि हर व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 4-4 बार भी वही बन जाते हैं। वो नहीं बन पाते हैं, थोड़े चल नहीं पाते हैं, तो बेटों को बना देते हैं। इसलिए हम लोगों को ये पहल करनी पड़ी। चुनाव भी जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है, पूरा भरोसा है। और जिस तरीके का कारवां बढ़ रहा है, और जिस तरीके के हम प्रकृति पूजक लोग हैं, और प्रकृति हमें हर जगह माहौल दे रही है, आज भी दे दिया, बहुत बढ़िया दे दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा माहौल भी दे देगी प्रकृति, क्योंकि हम सच्चे हैं, हमारा समाज सच्चा है। हमारा समाज अगर सच्चा है तो निश्चित तौर पे हम जीतेंगे, कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि हर जगह एक माहौल बनता जा रहा है, और लोगों की भावनाएं बदल रही है, और लोग सोच रहे हैं। 14 अप्रैल को जब वहां पर रोड शो की तरह ही रैली निकली, और मैं सुन रहा था, मैं रथ में खड़ा था, और आसपास में दुकानों में खड़े लोग चर्चा कर रहे थे कि मोदी एमपी तो एड़ो गणो। जो हमारे साथ साथ चल रहे थे, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, वो चर्चा कर रहे थे, काबिलियत तो है, लायक तो है। इसका मतलब है कि भावना बढ़ रही है लोगों को, ठीक है। और कुछ लोगों ने तो मुझे बेस्ट ऑफ लक भी कह दिया, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ, मैं उनका आभारी हूं। तो ये बात नहीं है कि हम चुनाव जीत नहीं सकते, हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन 5 साल बाद हम उनको अवसर देंगे जो आज हमें अवसर देंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। शेड्यूल कास्ट के लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। हम शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहेंगे अगले 5 साल बाद कि भाई आपस में तय करके एक आदमी दे दो, निर्णय खड़ा कर दो। हम भी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ, क्योंकि हमने इन 4 महीनों के अंदर, भले ही हमारे सामने ज्यादा संख्या में भील थे, दूसरे नंबर पे मेघवाल थे, ओबीसी के लोग और दूसरे कम थे, कई मुस्लिम जरूर थे। जब हमने ये संदेश दिया तो उन लोगों ने ये फैसला किया कि जाति के आधार पर चुनाव लड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। जाति के आधार पर चुनाव लड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। और जरूरी नहीं कि जितनी जाति ऊंची होती है उसकी सोच उतनी ऊंची हो, या उस व्यक्ति की सोच इतनी ऊंची हो, कोई जरूरी नहीं है।
छोटी जातियों में भी रविदास जैसे पैदा हुए हैं, छोटी जातियों में भी रविदास जैसे पैदा हुए हैं। झूला के घर में कबीर पैदा हो सकते हैं। तो क्या हो गया, जातियों से क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें तुम्हारे लोकतंत्र को अगर बचाना है, तुम अगर लोकतंत्र के कदमों पर चलना चाहते हो, तो लोकतंत्र ने और भारतीय संविधान ने जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये तो इन लोगों की वजह से आज भी जाति व्यवस्था जिंदा है, क्योंकि भारतीय संविधान लागू नहीं है, पूरी तरह से लागू नहीं है। इसकी वजह से आज भी जाति प्रथा और जाति व्यवस्था कायम है, जिसकी वजह से हमें भी शुरुआत करनी पड़ी, तो अपने घर से शुरुआत करो। मेरा सपना एमपी बनना नहीं है। मैंने कई मंचों पर से कहा है कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैंने समाज को डांटते हुए कहा है कि मुझे तुम्हारे वोटों की पीड़ नहीं है, मैंने कहा। लेकिन आज मैं इस जगह पर क्यों खड़ा, क्यों आप लोगों से वोट मांग रहा? क्योंकि मैं इस देश की इस प्रथा को, इस परंपरा को बदलना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य एमपी बनना नहीं है। अच्छे अच्छे एमपी और मंत्री सैल्यूट मारते हैं और कई तो डर के मारे मंच छोड़ के भाग जाते हैं। बार बार ये बात लोगों को बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के अंदर, यानी कि SC ST OBC के अंदर नेतृत्व तो पैदा हो। मेरे इन युवाओं को, इन बच्चों को एक रास्ता मिले और एक परंपरा जो यहाँ पर जाति आधारित राजनीति की पड़ चुकी है, उस जाति आधारित राजनीति की उस परंपरा को ध्वस्त करना ही मेरा उद्देश्य है। क्यों नहीं बन सकता दर्जी का बेटा सांसद? क्यों नहीं बन सकता लोहार का बेटा सांसद? क्यों नहीं बन सकता नाई का बेटा सांसद? क्यों नहीं बन सकता सुधार का बेटा सांसद? बड़ी हिम्मत करके एक मूल ओबीसी के नाम पर एक आदमी तैयार हुआ, जिनका नाम सांगाराम जी जांगिड़ सुना होगा, DGP तमिलनाडु, रिटायर। जब मैं ये कारवा लेकर के चल रहा था, कोई बात नहीं, मेरी नहीं कटी है। इधर उधर की बातें या फिर सुख समाचार पूछने का भी वो कष्ट न करें। जो काम है फट से वो बता दें, ताकि हमारी बात 10 से 5 सेकंड में ही मकसद की बात पूरी हो जाए। कट्ठे हो, हमें के एरिया में हो, काले कट्ठे सभा है, पूछ रहा हूँ, ठीक है नहीं? तिल हावड़ है, तो हावड़ तो है ना, भरो सभा कौन हुआ, बुरा मत मानना। लेकिन फोन करो, जो काम है उसके लिए काम फोन करो और 10 सेकंड में बात बता दो। जो रिप्लाई देना होगा हम दे देंगे, अगर सीरियस है तो हम बात करेंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए दोनों फोन एंगेज लगते हैं, दोनों बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। लेकिन भी किसी का फोन रिसीव ना हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। संभव है अगर प्रोग्राम में हूं तो अभी गाड़ी में चलते चलते सारे फोन चेक करूंगा, जिस किसका फोन आया उसको रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग भी अलर्ट रहें, सावधान रहें। और ये एक चुनौती भरा मामला है। हम निश्चित तौर पे चुनाव जीत रहे हैं। कई लोगों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। अब उनके लिए इज्जत का सवाल है कि चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं बॉर्डर में भी कहा और यहाँ भी कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जब रोड शो में चलता हूँ तो मेरी नजरें लोगों के चेहरों पे होती है और मैं चेहरे पढ़ने में बड़ा माहिर हूँ। चेहरे पढ़ने में बड़ा माहिर हूँ मैं। तो मैं ऊपर खड़े लोगों को भी चेहरे पढ़ लेता हूँ, रोड पे खड़े को भी चेहरे पढ़ लेता हूँ।